डेफिनेशन निकाल लें। जो स्पेकुलेशन बिजनेस का सवाल करवाया था आखिरी वाला वो निकालें। किताब चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 472 पेज नंबर 247 पेज नंबर 200 क्वेश्चन 48 निकालें। पेज नंबर 200 क्वेश्चन 48। जी भाई, अब ये सवाल पढ़ के बताएं कि आपको ये स्पेक्यूलेशन लग रहा है या नॉन स्पेक्यूलेशन लग रहा है? नॉन स्पेकुलेशन लग रहा है। क्यों? आप सुबह सुबह सही बातें करते हैं और शाम तक थोड़ी देर सो जाया करें, असर से पहले आधा घंटा। 2 घंटे सोते हैं भाईजान, गर्मियां चल रही हैं आजकल, 2 घंटे सोने का टाइम नहीं है, हाथ होगी। 3 से 3:30 सो जाया करें। भाई जिन्होंने कल टर्म टेस्ट की डिस्कशन ली है, फहद साहब और 2-3 और हजरात थे, जाहिद पता नहीं, बस वो नाम तो आप लोगों ने सुन ही लिए होंगे। जिन्होंने कल टर्म टेस्ट की डिस्कशन ली है, क्या उन्होंने जिंदगी में देखा कि न्यूमेरिकल में हमने कैसे रैम्स की कॉस्ट को 2.5 लाख पर रिस्ट्रिक्ट करके उसको 100% डिप्रिशिएट किया था? तो ये माशाल्लाह कल बड़ी जबरदस्त डिस्कशन चली हमारी 4 से लेके 5 बजे तक। बच्चों को तो अभी भी दिल नहीं चाह रहा था छोड़ने को, लेकिन हमने ही उनको छोड़ा। ये जज्बे शाम को भी जिंदा होने लग गए हैं। ये 10-15 लोग ही थे आप लोगों में से जिन्होंने माशाल्लाह जो है वो फुल ज़ील एंड जेस्ट के साथ जो है वो लेक्चर अटेंड किया, और शाम को इतना ऊंची बुलवा रहे थे ये लोग लेक्चर के दौरान। मुश्तबा हुसैन इज इंगेज्ड, मुश्तबा हुसैन ही रह गया था, ये भी इंगेज हो गया है इन द बिजनेस ऑफ कैश्यू नट प्रोसेसिंग। कैश्यू नट प्रोसेसिंग के अंदर ये इंगेज हुआ है। 31 जुलाई 22 को वो एंटर हुआ एक मैरिज हॉल में, 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन हिज बिजनेस। इसके जाने का मकसद क्या था? टू सेफगार्ड अगेंस्ट लॉस। तो इसके जाने का मकसद क्या था? लॉस से बचना या फिर वैसे ही पैसे कमाना? तो इस लाइन की वजह से हमें पता चलेगा कि ये कौन सा है? नॉन। On 31 January, that is the maturity date, he took the delivery of raw material and settled the contract by making, ये असल में took the delivery तो थोड़ा ऐसे confusing सा लफ्ज़ है। took the delivery से मतलब ये ना समझिएगा इसने raw material खरीद लिया है। ये took the delivery करके फिर आगे सेल भी कर देते हैं और बेसिकली नेट पेमेंट सेटल करते हैं। एंड सेटल्ड असल ये लाइन है। ये took the delivery थोड़ा confusing सा लफ्ज़ है, क्योंकि आपको पता है हमने पढ़ा हुआ स्पेकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें नहीं डिलीवर होती। तो ये टुक द डिलीवरी भी होता है, परचेज भी करता है, और परचेज करके उसी वक्त सेल भी कर देता है, और कॉन्ट्रैक्ट नेट हो जाता है। और एंड पे बताएं पेमेंट की है या रिसीट हुई है? बैठ जाए, पेमेंट की है। तो जब पेमेंट किया तो इसका मतलब है कि ये लॉस आया, तो नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है। ये 13 निकालेंगे, मेरा निकालेंगे, 13 निकालें, मैं 13 निकाल, अच्छा 13। उन्होंने भाई ने कहा गल नहीं मुकाओ, इतनी गल्ला ना करो। पेज 332 एसी है, ये सेट कराना यार जरा। तो कल हमने पढ़ा था अगर एक बंदा जिसकी चीनी की फैक्ट्री हो और उसकी बैक एंड के ऊपर जो है वो, भाई ऑनलाइन वालों से वीडियो हमने दिखानी थी, बस नहीं दिखा सके, बस खुद ही लिख के देख लीजिएगा इंटरनेट के ऊपर कि वाइट राइस वाली फैक्ट्री, उसमें फिर आपको दूसरा वाला रॉ राइस भी, रॉ राइस नजर आ गया था कल वाली वीडियो में? अगर कोई नहीं, रॉ राइस नहीं नजर आ रहा था उसमें, पता नहीं क्या वीडियो में देख रहे थे। वेयर अ पर्सन, जब एक पर्सन एक कल्टीवेटर हो, जब एक पर्सन कल्टीवेटर हो या रिसीवर ऑफ रेंट इन, कल्टीवेटर से मुराद वो जो बंदा काश्त कर रहा है या फिर जिसको फसल मिली है रेंट के तौर पे, यानी सर्विस प्रोवाइडर हो। तो जब कोई बंदा कल्टीवेटर हो
या सर्विस प्रोवाइडर हो, लिखें। सर्विस प्रोवाइडर ऐसा बंदा होता है जिसने ऐसी सर्विस दी है जिससे फसल बाजार जाने के काबिल हो गई है। जब एक पर्सन कल्टीवेटर हो या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड हो और वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यूज करे एज अ रॉ मटेरियल इन हिज बिजनेस, यानी कि वो गन्ने को यूज करे एज अ रॉ मटेरियल इन हिज बिजनेस। बिजनेस कौन सा? बिजनेस ऑफ सेलिंग शुगर। बिजनेस ऑफ सेलिंग शुगर। देखिए साथ वाले ने शुगर खा खा के क्या हाल किया हुआ अपना। तो इनकम उसकी ऐसे निकलेगी, आ जाओ। टोटल इनकम, टोटल इनकम से हमारा सेल, सेल में से माइनस करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सेल में से आप माइनस कर देंगे गन्ने की मार्केट वैल्यू। ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड, नो अदर एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड। सिर्फ ऊपर वाली अमाउंट माइनस करने की इजाजत है और कोई भी खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके गाइस, अच्छा, और कोई खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन कल तो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए थे, तो ये क्या बात हुई और कोई खर्चे माइनस करने की इजाजत? भाई और कोई खर्चे से मुराद पता है क्या है? कि आपने सीड का खर्चा और पानी लगाने का खर्चा और लैंड का किराया और सुंडी मार स्प्रे माइनस नहीं करना, ये मुराद है, और कोई खर्चे माइनस नहीं करने। लेकिन अगर फैक्ट्री में मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, फैक्ट्री का किराया है, वो तो माइनस करेंगे आप। मतलब उसके कहने का यह है कि फेयर वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस माइनस करनी है। नो अदर एक्सपेंसेस से मुराद है कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस माइनस नहीं करने, क्योंकि उसकी जगह आप क्या माइनस कर रहे हैं? जरा सोच के बताएं। आप पानी का खर्चा माइनस कर रहे हैं, सीड का खर्चा माइनस कर रहे हैं, या पूरी फेयर वैल्यू माइनस कर रहे हैं? ऐसे हाथ करके ऐसे करें, पूरी फेयर वैल्यू माइनस कर रहे हैं। आप पानी का खर्चा माइनस करें, सीड का खर्चा माइनस करें, सुंडी मार स्प्रे का खर्चा माइनस करें, या पूरी फेयर वैल्यू माइनस कर रहे हैं? पूरी फेयर वैल्यू माइनस करें। साथ वाले के मुंह को ले ले इसमें हाथ में। पानी का खर्चा, सुंडीबाजी का खर्चा और जो है वो सीड का खर्चा, ये माइनस नहीं करने। नो अदर एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड। नोट करो। सुंडी फिर रही है रजिस्टर पे, बैक्टीरिया। एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? बोलें अब हमें क्या कंसर्न? जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम रिवाइज करके उनको पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। बोलें जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम रिवाइज करके उनकी किताबों से उन्हीं को पढ़ा देंगे। जो कोई कॉन्सेप्ट हल्के फुल्के उनके बने हैं वो भी इंशाल्लाह मजीद खराब कर देंगे। ओके, वैसे अगर आप किसी को पढ़ाने लग जाएं तो क्या बनेगा उसका? कामयाब होगा इंशाल्लाह, कामयाब होगा। आपका लेवल है भाई, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना किया करें। पेज 338, क्वेश्चन नंबर 6। आज भाई हमने कौन सा आपको जो है वो कुट लगाई है? नदीम हैज एग्रीकल्चरल लैंड इन, भाई ज्यादा अंग्रेज ना बना करे, ठट्ठा। नदीम हैज एग्रीकल्चरल लैंड इन ठट्ठा विच इज बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ गन्ना। तो फैक्ट्री में उधर क्या बन रहा है? नहीं बन नहीं रहा, काश्त हो रहा है गन्ना। ड्यूरिंग द ईयर ही कल्टीवेटेड 2 लाख टन ऑफ गन्निया। उसने 2 लाख टन गन्ना लगाया, पूरे में से 1,40,000 टन गन्ना वो खा गया। सोल्ड टू शुगर मिल, किसी को बेच दिया एट अ प्राइस ऑफ 4,550 पर टन। वेयर एज को छोड़ें, मुझे आप ये बताएं कि जब हम न्यूमेरिकल का फेस बनाएंगे तो न्यूमेरिकल के फेस पे एग्रीकल्चर इनकम इसकी कितनी आएगी? बेटा कितना गन्ना? अंकल 1,40,000 टन गन्ना। बेटा 1 टन कितने का होता है? अंकल 1 टन है 4,550 का। बेटा जरा मुझे रुपीज इन मिलियन में कैलकुलेशन करवाना। जी अंकल, रुपीज इन मिलियन 637।
यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, ये तो बहुत अच्छे है, साथ साथ नोट करते हैं माशाल्लाह, रोजाना का रोजाना घर जाके पढ़ते हैं, रात को सोने से पहले कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स रिवाइज करते हैं, बिजनेस का चैप्टर भी रिवाइज करना शुरू कर दिया हुआ है, सैलरी भी रिवाइज करते हैं, 1.5-2 घंटे के अंदर रोजाना वाला कर लेते हैं, फिर आधा पौना घंटा पिछले वाले को देते हैं। ये तो बहुत बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं बच्चे। तो एक आइडियल सेक्शन है, सारे टेस्ट देते हैं, टर्म टेस्ट की डिस्कशन सारे लेते हैं माशाल्लाह। ये तो नजर ना लगे इस सेक्शन को। वो कह रहे जो पहले लगी हुई उसे कैसे उतारें। अब छुप के जाया करें घरों के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर, वरना नजर लग जाएगी आप लोगों को। इतना ज्यादा पढ़ने लग गए हैं आप लोग, बिल्कुल ऐसे एक चादर लेके ना पूरी लपेट के चुप करके कमरे में एंटर हो जाया करें अपने। डाकू आ गए। कई मुस्कुराते चेहरे आते थे, अब क्लास खाली हुई पड़ी है, क्या वजह है? क्या किधर किधर चले जाते हैं बच्चे? ऑनलाइन शिफ्ट करवा लिया। ओके अच्छा जी, ठीक है, बहुत बातें आ गई। आउट ऑफ टोटल कल्टीवेशन 1,40,000 टन ऑफ शुगर केन वाज सोल्ड टू अ शुगर मिल एट अ प्राइस ऑफ 4,550। तो भाईजान गन्ने का बेचना या माल्टे का बेचना तो एग्रीकल्चर इनकम है, वेयर एज रिमेनिंग क्वांटिटी वाज यूज्ड इन हिज ओन शुगर मिल। बकाया क्वांटिटी उसने कहां यूज कर ली है? अपनी शुगर मिल में। वर्किंग नंबर 1, ये तो एग्जेम्प्ट इनकम थी ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस। सेल ऑफ चीनी, बोले चीनी, was utilized in his own sugar mill. During the year, there were no other purchase of sugar cane by his sugar mill. यानी शुगर मिल के पास जितना भी गन्ना आया है वो इसकी जमीन से आया है। ये शुगर मिल है, ये उसकी लैंड है, ये इस पे लहलहाते किस्म के जो है वो गन्ने लगे हुए हैं। तो जितना भी गन्ना आया है वो सारा का सारा इसकी शुगर मिल से आया है। इसने कहीं इसकी लैंड से आया है, इसने अपनी शुगर मिल के लिए बाहर से गन्ना नहीं खरीदा, यानी कि इसकी कोई परचेजेस नहीं है। हाँ, टेस्ट के सवाल में हम इंशाल्लाह ऐसी परचेजेस भी डालेंगे जो बाहर की होंगी, लेकिन अभी तो उसके पास कोई परचेजेस नहीं है। मतलब ये कि सेल ऑफ शुगर के लिए आप जो कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करेंगे वो ऐसे होगी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। कोई गन्ना उसने अपना बाहर से नहीं खरीदा। प्रोड्यूस्ड की फेयर वैल्यू ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह, वो कल भी हमने माइनस की थी। तो परचेजेस 0 हैं, लेकिन खुद ही गन्ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर विद नो अदर परचेज ऑफ शुगर केन बाय हिज शुगर मिल। उसने परचेज नहीं की, बाहर से गन्ना नहीं खरीदा अपनी शुगर मिल के लिए। द सेल ऑफ हिज शुगर स्टूड एट 310। शुगर उसने 310 मिलियन की बेची है। Whereas total expenses other than raw material, भाई ये अदर देन रॉ मटेरियल खर्चे हैं, यानी ये सीड का, सुंडी मार स्प्रे का बाकी खर्चे नहीं है। ये अदर देन रॉ मटेरियल से मुराद वही हैं जो कल हमने खर्चे माइनस किए थे, जिनको आप एडमिन सेलिंग कहते हैं, लेकिन एडमिन सेलिंग को इकट्ठा करके इनका नाम होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। शायद आपने अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ा हो, एडमिन सेलिंग को जमा करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो अदर देन रॉ मटेरियल का मतलब है ये खर्चे इसके जो हैं वो ये खर्चे इसके फैक्ट्री की सैलरीज वगैरह, फैक्ट्री का रेंट है, ये तो माइनस करने की इजाजत है। रॉ मटेरियल से मतलब सीड वगैरह का खर्चा है, वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है, कोई मसला नहीं। वो जो उसने लिखा होता ना, नो अदर एक्सपेंसेस, उससे मुराद सीड वगैरह का खर्चा था, रॉ मटेरियल वगैरह का खर्चा। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। लो जी, ओपनिंग स्टॉक भी 0 है और क्लोजिंग स्टॉक भी 0 है। आप बता दें प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू। प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू कैसे आएगी? हाँ जी, कैसे निकलेगी? प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू बताएं कैसे निकलेगी? कितना गन्ना इस दफा निकला? 2 लाख। उसमें से कितना गन्ना
बेच दिया 1 लाख, कितना गन्ना बच गया जो बिका नहीं? 60,000 किधर गया होगा? द रिमेनिंग वॉज यूज्ड, बाकी 60,000 यूज हो गया है कहां पे? तो रिमेनिंग है कितना? 60,000 की फेयर वैल्यू तो अब दी नहीं उसने कहीं, यहां पे ऊपर तो दी हुई है ना, बाजार में तो इतने का बिक रहा है ना, तो 60,000 की फेयर वैल्यू तो दी हुई है ना उसने। जब मैंने गन्ना बाजार में इतने का बेचा तो फेयर वैल्यू तो गिवन है। फिर ये तो मैंने किसी और शुगर मिल को बेचा, ये तो मैंने गन्ने से ही जान छुड़ा ली। इधर मैंने गन्ने से जान नहीं छुड़ाई, मैं गन्ने को लाया, गन्ने को गले लगाए, गन्ने के साथ सोया, फिर गन्ने से सुबह चीनी बनाई, गन्ना भाग ना जाए, गन्ने से सुबह चीनी बनाई। 60,000 टन मल्टीप्लाइड बाय टन टनाटन टन 4550 2 3 जी। कॉस्ट ऑफ सेल 30 करें जी नोट। पूछे सवाल पूछें, जल्दी पूछे सवाल। साथ वाले को देख के बताएं सर्दी आ गई है या अभी आ रही है? स्वेटर स्वेटर पा के आंदा है या अभी जवानी दिखा रहा है? अपनी जवानी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई बहुत जवान है यार, तेरी मेहरबानी भाई। फजर में गर्म चादर ओढ़ के जाते हैं मस्जिद या पूरा कंबल लेके जाते हैं? फजर में कंबल लेके जाते हैं मस्जिद में। अब जी न्यूमेरिकल का मुंह, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? 37। टोटल 7 जमा 7 14, 14 एक ऊपर गया 6 7 6 7 4 लेस एग्रीकल्चर इनकम कितनी? 637। आ जाके खोती बोर्ड तो वही 37 जवाब आ गया। You know anything about Khoti? You do have so many in your area, alhamdulillah. You people are short of, there are so many vagabond dogs, vagabond Khotis, vagabonding in your area, alhamdulillah. You have to take care of yourself. Sorry if it looks ajeeb, but it is. कहते हैं भगा दिए सारे कुत्ते हमने। हाँ जी भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, हाँ वो नहीं किए माय ब्रो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, ये कौन बोला था? वो कमाल है यार आप बंदे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें ना, वो नहीं माइनस कराने थे। लेस, माशाल्लाह सारी खड़े हो जाएं भाई के अलावा। इस भाई ने बोला था? अच्छा डर रहे थे बोलते हुए, भाई डरा ना करो यार, जो बात हो जंगे की चोट पे किया करो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं अदर देन रॉ मटेरियल? 19। ये माइनस करने की इजाजत है। कितने लोग सोच रहे थे बोल नहीं पा रहे थे? अच्छा ये कब से मसला है आप लोगों में? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने? 19। वो कॉस्ट ऑफ सेल में हम ऐसे गुम हुए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही भूल गए। 18। इसीलिए कहते हैं किसी चीज में इतना मगन ना होना चाहिए कि दूसरी चीजें ही भूल जाएं। अच्छा भाई एक बात याद रखिएगा कि
सीड वगैरह का खर्चा, पानी वगैरह का खर्चा, रॉ मटेरियल वगैरह का खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं, इसकी जगह फेयर वैल्यू माइनस करने की इजाजत है। सीड पानी का खर्चा माइनस नहीं करना, इसकी जगह फेयर। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है। अब ये जवाब क्या आ गया? 37 की जगह 18। इधर क्या आ गया? 655। और इधर क्या जवाब आ गया? अच्छा, इस तरह अगर काट के पेपर में कर देंगे तो इस तरह करेंगे या वो बच्चों वाला काम करेंगे? ये काट की मैं नया सफा खोल लूं, ये वाला करते हैं, पूरा काट के नया सफा खोलते हैं ना, ऐसे कर दिया करें, ये चलेगा इंशाल्लाह। ये 100% चलता है तरीका। लेकिन आई कैप कहता है ये मुझे पसंद, ये तरीका मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, आई कैप कहता है, लेकिन ये तरीका नहीं मुझे पसंद, ये जो अभी मैं करने लगा हूं। अभी नोट करें लोग, ये जो भाई ने किया है ये तरीका नहीं पसंद, ये बोंगी है, ये आई कैप को नहीं पसंद। वो पता क्या करते हैं लोग, ये मैं बताता हूं आपको, कहते हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है कोई ये हरकत करे तो। वो क्या है? 30 कितना था? 7। ये जो करते हैं ना, ये नहीं पसंद, कहता है मुझे 18 और कितना करते हैं? 674 की जगह 655। कहते हैं ये नहीं मुझे पसंद, कहते हैं पूरा पूरा काट के करो। और कुछ लोगों ने 633 को करना होता है 632, इसको काट के 2 उधर, बाद में नहीं ये तो 4 था। कहते हैं ये क्या है, आपने 633 को 632 करना है तो इस तरह करो, इसको बाद में 34 करना है तो इस तरह करो, वो पूरा काट के करो। काटना है तो भाई पूरा काटना है, ये काटना तो फायदा तो फिर ही होगा ना, थोड़ा सा काट के क्या फायदा होगा? तो भूख भी नहीं मिटती। बाल हटाओ माथे से, सामने ना रखा करो, माथा खुला रखा करो जरा क्लास में भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 कर लें भाई। हो गया था, आसान था। Moin has been working at head office of Levi's Consulting situated in New York, USA. On 1 January, LCI had established its branch office in Pakistan and it sent Mohsin. लोग सामान भेजते हैं बाहर के मुल्क से, इन्होंने मोहसिन भेजा। And it sent Mohsin for 2 years. मोहसिन 2 सालों के लिए भेजा। देखे ना कितनी ब्यूटीफुल तरीके से लिखा हुआ है, ये इंसान के साथ तो नहीं ऐसा लिखना चाहिए, सेंट मोहसिन। एंड इट सेंट मोहसिन, और मोहसिन ही भेज दिए इन्होंने, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। एज अ कंट्री मैनेजर फॉर लुकिंग आफ्टर द पाकिस्तान ऑपरेशन। पाकिस्तान से ऑपरेशन अपने नहीं संभाले जा रहे, ये पाकिस्तान में आके कंपनी का ऑपरेशन संभालेगा। तो पाकिस्तान के ऑपरेशन संभालने के लिए आया। किस दिन आया बेटा? 1 जनवरी 2008 को। तो मुझे तो लग रहा है कि कोई बाहर का बंदा पाकिस्तान में नौकरी करने आया है 3 साल से कम। आपको ये 2 लाइनें पढ़ के लग रहा है या लगवाऊं? लग रहा है बाहर का बंदा पाकिस्तान में नौकरी करने आया है 3 साल से कम। ये लग रहा है या लगवाऊं? लग रहा है ना भाई, यहीं से आगे बात शुरू होनी थी। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2009, पहले तो कहते रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ 2008 का। 2008 से मुराद 18 है, 2018, क्योंकि 2008 होता तो लीप का साल होता, फिर फरवरी में 29 दिन होते। 2018 लीप का साल नहीं है, 2020 लीप का साल है। इन्ना नहीं ऐसी सोच दे। चलो आगे। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। आपके यहां नॉन रेजिडेंट हुआ है, माशाल्लाह, मुबारक हो जी, आपके यहां नॉन रेजिडेंट हुआ है। कोई नहीं भाई, जिनको लेट समझ आया ना उनको समझाया ना करें। लतीफा जो समझाना पड़े ना वो बस छोड़ दिया करें, उसको सुनाया ही ना करें। मैं बता रहा हूँ सीरियस, नहीं सेंस होती ना लोगों की। अच्छा जी, तो बस क्या साबित हुआ? ये बंदा क्या है? मोहसिन तो है, ये बंदा क्या है? नॉन रेजिडेंट। अच्छा, अब आपने उसकी डिस्कस करनी है सिर्फ फॉरेन इनकम। 2008 की नहीं पूछी, 2009 की पूछी है। अच्छा, 2009 में वैसे वो पाकिस्तान सोर्स इनकम भी कमा रहा है, क्योंकि अभी देखें 1 जनवरी 8 को आया है तो 30 जून 9 तक अभी 1.5 साल हुआ है उसको आए हुए, और उसने रहना कितने साल है? 2 साल।
तो पाकिस्तान सोर्स इनकम भी उसने कमाई है। लेकिन जरा मैं डिटेल देख लेता हूं। एक तो 2008 का साल है, 2009 का साल है। ये आया 2 साल के लिए है। 1 जनवरी 8 को आया है, फिर इस साल पूरा रहेगा। आया 2 साल के लिए पाकिस्तान में और आया नौकरी करने ऑन 15 दिसंबर 2008। अच्छा, एक तो इसको पाकिस्तान सोर्स इनकम मिली है, लेकिन वो हमारे सवाल में उसने उस पर कमेंट नहीं मांगा। डिस्कस ओनली फॉरेन इनकम। 15 दिसंबर 2008 को, 15 दिसंबर 2008 तो ये तारीख बनती है। 15 दिसंबर 2008 को ही कंडक्टेड अ सेमिनार इन यूएसए फॉर अ फी ऑफ $18,000। $18,000 उसको फीस मिली है। ऑन हिज रिक्वेस्ट द इवेंट मैनेजर पैसे पाकिस्तान मंगवा लिए। साथ वाले को ऐसे देखें, देखें ऐसे करें साथ, पाकिस्तान, कोई किसी के साथ वाला नहीं है, वो दीवार को देख ले। इसने पैसे कहां मंगवा लिए? पाकिस्तान मंगवा लिए। ये गड़बड़ कर दी। आगे चलें। इसने इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कमाई है यूएसए में, उसकी अमाउंट नहीं दी। उसका 40% पैसा पाकिस्तान मंगवा लिया और 60% पैसा बाहर रखा हुआ है। तो अब हम क्या जवाब दे के आएंगे? अब हम जवाब दे के आएंगे, इफ अ पर्सन इज अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड ही इज रेजिडेंट सोली बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, एज ही स्टेज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 years, then and he did not brought the foreign source income in Pakistan, then his foreign source income will be exempt from tax. However, $18,000 has been brought into Pakistan, that's why it is taxable. As far as the money from USA income from business is concerned, the 40% paisa is brought into Pakistan, which is taxable. However, as regards to 60% paisa, it is not brought in Pakistan, therefore it will be exempt from tax. क्लास में हु का आलम था, खामोश क्यों हो गए सारे? हाँ, आसान सा सवाल होमवर्क में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आ। पता नहीं ये 7 साल से किधर है, हमें तो परेशानी है इसके बारे में, 7 साल से किधर गया हुआ है। चलें, one each of the day, sorry यार, हम कल्ला भाई, ये सफे पे आए, चैप्टर के आखिर में ये सफा है। चैप्टर के आखिर में ये सफा है। भाई चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि रेजिडेंट की फॉरेन इनकम टैक्सेबल है। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था, भाई चुप, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि जो रेजिडेंट है सरासिफ, इनकी फॉरेन इनकम क्या है? याद है ना आपको? चैप्टर 4 में पढ़ा था ये हमने, ऐसे ही ना, जर्मनी वाला पेट्रोल। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि रेजिडेंट की फॉरेन इनकम टैक्सेबल, और चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम एग्जेम्प्ट, याद? लेकिन चैप्टर 6 में हमने जाके पढ़ा कि अगर रेजिडेंट ने बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दिया है तो उसको थोड़ा सा टैक्स माफ कर देंगे। चैप्टर 4 में पढ़ा था टैक्सेबल है, और चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा इसको टैक्स माफ कर देंगे। एक सवाल हमने किया था कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथियोपिया वाला, किसी को याद हो? ये हमने एक सवाल किया था, ठीक है। ये बात चैप्टर 4 में पढ़ ली थी कि रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल है? फॉरेन सोर्स, और नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल ही नहीं है। अच्छा, चैप्टर 13 में सेक्शन 51 में हमने पढ़ा
कि जो बंदा 4 साल से नॉन रेजिडेंट है और वो बंदा पाकिस्तान का क्या है, सिटीजन है। जो बंदा 4 साल से नॉन रेजिडेंट है और पाकिस्तान का क्या है, उसकी जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी? कौन सी फॉरेन इनकम? एनी, कोई भी फॉरेन। और चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने यह भी पढ़ा है कि कोई भी फॉरेन इनकम आपकी माफ हो जाएगी अगर आप नौकरी करने आए हैं, स्टे 3 साल से कम है और आप बाहर ही पैसे रखें, पाकिस्तान पैसे ना लाएं, तो भी आपकी कोई भी इनकम माफ हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, ये फॉरेन इनकम्स हम माफ कर रहे हैं क्योंकि ये लोग बेसिकली ये दोनों रेजिडेंट्स हैं। याद रखिएगा ये दोनों रेजिडेंट हैं। कैसे? जो बंदा 4 साल से बाहर था, अगर ये नॉन रेजिडेंट होते फिर तो मसला ही नहीं था ना, फिर तो चैप्टर 4 ही लग जाना था। एक बात याद रखिएगा, ये जो चैप्टर नंबर 13 है ना, ये रेजिडेंट्स की फॉरेन इनकम माफ कर रहे हैं, रेजिडेंट्स की फॉरेन इनकम माफ कर रहे हैं। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम तो चैप्टर नंबर 4 ने ही माफ कर दी हुई थी, रेजिडेंट्स की तो नॉन रेजिडेंट की तो चैप्टर 4 ने ही माफ कर दी हुई थी। ये किसकी माफ कर रहे हैं? तो भाई सादा सी बात है, रेजिडेंट बंदा जो है उसकी जो टैक्सेबल है वो कौन सी वाली इनकम है? बाहर वाली। पाकिस्तान की तो बात ही ना करें ना। और जो नॉन रेजिडेंट है उसकी बाहर वाली माफ। अच्छा, अब याद रखिएगा, एक हमने प्रोविजन और पढ़ी थी सैलरी के चैप्टर में कि बाहर की सैलरी भी माफ है, रेजिडेंट बंदे की बाहर की सैलरी भी माफ है अगर वो या तो बाहर टैक्स पे कर दे, और अगर टैक्स पे नहीं करके आता तो वो साबित करे मैं सिटीजन हूं। और ये प्रोविजन हर फॉरेन इनकम के लिए नहीं है, ये प्रोविजन सिर्फ सैलरी इनकम के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये तीनों बंदे, ये एक्सेलेंट, ये तीनों बंदे कौन है? रेजिडेंट है। जाहिर बात है रेजिडेंट की ही फॉरेन इनकम हम माफ करेंगे ना, नॉन रेजिडेंट की तो वैसे ही माफ है। और एक मिनट नोट करने से पहले सुने, ये तीनों बंदे क्यों रेजिडेंट है? जो 4 साल से बाहर था अब तो आके रेजिडेंट बन गया, अब तो पाकिस्तान में नजर आ रहे तो रेजिडेंट है। और जो 3 साल पाकिस्तान में नौकरी करने आए हैं वो भी रेजिडेंट है। तो ये लोग कौन है? रेजिडेंट। ठीक है, 37 मिनट क्लास में लेट आए हैं, 37 मिनट खड़े रहें फिर बैठ जाए, जगह ना बनाए। 37 मिनट इन्होंने खड़े रहना। और अगर इस सेशन में पहली दफा लेट हुए तो फिर बैठ जाए, फिर कोई मसला नहीं। ओके चलें जी, उठा दें भाई सबको, आगे हम चलने लगे हैं। चलें जी, चैप्टर 4 रिवाइज करते हैं। जो बंदा पाकिस्तान में 200-300 दिन है, 350 दिन है, इससे इसकी फॉरेन इनकम पे टैक्स मांग ले। वैसे मांगना चाहिए हमें क्योंकि ये तो रेजिडेंट है। भाई क्या सोच रहे हैं, इससे क्या मुंह बनाया हुआ है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो बंदा पाकिस्तान में 300-350 दिन पाकिस्तान में है वो बंदा रेजिडेंट है, तो इससे फॉरेन इनकम पे टैक्स मांगना चाहिए। तो बोले रेजिडेंट्स की इनकम टैक्सेबल है। लेकिन इनको फॉरेन टैक्स क्रेडिट हल्का फुल्का हम दे देते होते हैं साल के एंड पे, अगर ये ज्यादा ही रोला डाले, क्योंकि बाहर भी टैक्स पे कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी फिर होते हैं फिर ये। लेकिन नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम एग्जाम्प्ट। अच्छा,
कोई बंदा 4 साल से नॉन रेजिडेंट था, अब रेजिडेंट बन गया है, तो इसकी क्या कर दें, सारी फॉरेन इनकम्स, जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल। जो बंदा 3 साल के लिए रेजिडेंट बना हुआ है, 3 साल के लिए पाकिस्तान में आया हुआ है नौकरी करने के लिए, वो फिर बाहर जो मर्जी कर रहा है, बेचारा आया ही 2-3 साल के लिए पाकिस्तान है, उसे तंग करे, तो बाहर जो मर्जी कर रहा है, उसकी फॉरेन इनकम्स क्या कर दें, माफ कर दें। अच्छा, अब ये बताएं कि हमारा बंदा बाहर सैलरी कमाने गया हुआ है, तो ये भी तो फॉरेन इनकम है। हमारा बंदा बाहर सैलरी कमाने गया हुआ है, फॉरेन सैलरी क्या होती है, हमारा बंदा बाहर सैलरी कमाने गया हुआ है ना, तो फॉरेन सैलरी क्या होती है, फॉरेन सैलरी यही तो होती है। तो अगर हमारा कोई बंदा बाहर के मुल्क में सैलरी कमाने गया हुआ है, तो फिर बताएं क्या बनेगा, क्लियर। अच्छा, अब 3 किस्म के सिनेरियो स्पेसिफिक हैं और 2 जनरल हैं। ये 3 स्पेसिफिक हैं और ये 2 जनरल हैं। जनरल रूल हर जगह लगेगा। सवाल में अगर इन 3 में से कोई एक बात पाई गई तो फिर तो ये वाले रूल लगाएंगे, वरना ऊपर वाले 2 रूल लगाएंगे। ऊपर वाले 2 रूल जनरल रूल हैं क्योंकि वो चैप्टर 4 में पढ़े थे, ये एक्सेप्शन है। अच्छा, अब हमें पता कैसा चला करेगा, ये सवाल आ गया पेपर में, बिल्कुल आसानी से पता चल जाया करेगा। अगर किसी सवाल में लिखा हुआ ये बंदा 6 साल से 10 साल से 15 साल से 4 साल से बाहर के मुल्क है, तो हमें कौन सी वाली प्रोविजन पता चला करेगी, ऊपर वाली, दरमियान वाली, नीचे वाली, बस ऐसे पता चल जाया करेगा और कोई हल नहीं है। मैं आपको कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं दे सकता जिससे आपको पेपर में पता चल जाए कौन सी प्रोविजन टेस्ट हो रही है। अच्छा, ऐसा भी सवाल कहीं आ सकता है कि वो कोई बंदा पाकिस्तान नौकरी करने आया है, लेकिन ऐसे सवाल में वो 3 साल नहीं लिखता, बस ये बताता है पाकिस्तान नौकरी करने आया है, ये बताता है बस पाकिस्तान नौकरी करने आया है। कोई बंदा बाहर के मुल्क से पाकिस्तान नौकरी करने आया है, बस यहां से आपको पता चला करेगा कि ही इज रेजिडेंट सोली बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। और लिखेगा क्या, कहेगा 1 जनवरी 2010 को आया है और 30 जून 12 का न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो, बस इस तरह लिख दिया करेगा। तो वो खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा अभी तो 2.5 साल से ज्यादा रुका ही नहीं। 3 साल का लफ्ज कहीं नहीं लिखेगा, 2.5 साल के। ये तो इतना अच्छा सवाल था, 2 साल के लिए आया। ये जो क्वेश्चन 7 था पास पेपर का, ये तो आसान सवाल है। इसने लिखा है कि 2 साल के लिए नौकरी करने आया, इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है। तो हिंट मिल गया हमें थोड़ा सा कि 3 साल से कम के लिए आया, लेकिन ऐसे सवाल नहीं बनते जिसमें हिंट उंट मिले। सवाल ऐसा होना चाहिए कि 2 जून को आया है, 2 जून 2010 को, और 30 जून 11 का सवाल सॉल्व करें। अब 2 साल से कम, 3 साल से कम है ऑब्वियसली ऐसा। तो ये वाला कैसा पता चला करेगा, बताया करेगा 4 साल से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर है या मिनिमम 4 साल से नॉन रेजिडेंट। ये वाला कैसे पता चला करेगा, ये वाला ऐसे पता चला करेगा कि वो 3 साल नहीं, बातें पता चलेगा। सबसे पहले ये पता चलेगा कि ये पाकिस्तान नौकरी करने आया है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गॉट एम्प्लॉयमेंट, गॉट सैलरी, इस तरह के लफ्ज लिखे होंगे। और बाहर से सैलरी कमाने आएगा, ये भी हिंट मिलेगा कि बाहर का था सैलरी कमाने आया, बाहर का था सैलरी कमाने आया, यहां से हिंट मिला करेगा। और ये तो इतनी आराम से पता चल जाया करेगा कि कोई अंजुम है दुबई में नौकरी कर रहा है, अकरम है यूएसए में नौकरी कर रहे हैं, तो हमारे कई खानदान वाले बाहर मुल्कों में नौकरी करने गए हुए हैं। तो ये जो, लेकिन वो पाकिस्तान रुक के गए हैं 183 डेज, ये भी याद रखिएगा, वो पाकिस्तान रुक के गए हैं 183। तो फिर उनकी फौरन सैलरी हम माफ कर दिया करेंगे अगर इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी हो जाए। तो 4 साल से जो नॉन रेजिडेंट है वो पाकिस्तान आ जाए तो ऊपर वाला सिनेरियो, दीवार से टेक ना लगाए। और दूसरा, जो बाहर से पाकिस्तान में सैलरी कमाने आया है, जो पाकिस्तान बाहर से पाकिस्तान में, और 2-3 साल के अंदर अंदर उसमें फिर वापस चले जाने बाद में, तो दरमियान वाला। और हमारा बंदा बाहर नौकरी करने चला गया तो ये वाला। और अगर इन तीनों में से कोई सिनेरियो नहीं है तो फिर जनरल रूल लगेगा। अच्छा, अब इस बेस के ऊपर आप हजरात ने सवाल करके आने। चैप्टर नंबर, अभी आप खोलें मत, आपके होमवर्क में लिखा होगा। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 6। ली के बारे में बात हो रही है, उमर के बारे में बात हो रही है और सिद्रा के बारे में बात हो रही है।
ये एक बेहतरीन रिवीजन है इस सफ़े की, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन 6 पेज 449 यहीं पे। अगर आपने ये सारी चीजें रिवाइज करनी है तो क्वेश्चन 6 कर लेंगे पेज 449 पे। क्वेश्चन 6 पेज 449 यहीं पे लिख लिया ताकि फॉरेन इनकम्स एक दफा रिवाइज हो जाएं। क्वेश्चन 6 पेज 449 चैप्टर 17। क्या किया आज हमने 40 मिनट में? टाइम नहीं ज़ाया किया। बहुत दुख हो रहा है मुझे, कुछ पढ़ाया ही नहीं आज। थोड़ी देर रो लें, दीवार की तरह मुंह करके थोड़ी देर रो लें। चलें आ जाएं आप। ना रो कौन कह रहे हैं साथ वाले को? वापस आ जाएं जिथे दी। साथ वाला चाहते हैं हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी आए चोखा, यानी मुझे कुछ करना ना पड़े और गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मेरे कदमों में हो, मैं खरीद के फिर रख लें कहीं से। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज हो रही है एज अ रॉ मटेरियल। जब एक बंदा कल्टीवेटर है, खुद काश्त कर रहे, या उसके पास अखरोट आ गए हैं खोल उतारने के बाद एज अ रेंट इन काइंड, उसके काम का उसको रेंट मिला है और इस अखरोट को इस्तेमाल कर रहा है अखरोट का तेल बनाने के लिए। होता है अखरोट का तेल, अखरोट का तेल बनाने के लिए सर पे लगा के आने का। देन बिजनेस इनकम शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। फिर बिजनेस इनकम ऐसे निकलेगी, टोटल सेल ऑफ तेल माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ अखरोट माइनस एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह भी करने हैं आपने, ये लिख लें आप लोग। ये कल्टीवेशन वगैरह के खर्चे माइनस नहीं करने, लेकिन इसमें लेस करने की इजाजत है एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस, वो भी माइनस कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। एडमिन सेलिंग बस फैक्ट्री के अंदर वाले समझ लें, वो एडमिन स्टाफ समझ लें फैक्ट्री के अंदर बैठा हुआ है, बस एडमिन सेलिंग नहीं, वो नहीं। फिर only above amounts can be deducted, no other expenses shall be allowed। जी, ये हाइब्रिड में से थर्ड रो क्या इतना रिलैक्स होकर क्यों क्लासें हो रही हैं? भाई क्लास हो रही है, क्लास मैं थोड़ी देर पढ़ाने के बाद ऐसे अच्छा बाप लोग कहेंगे क्यों हो रहे हैं, ये मैं क्लास पढ़ाते अच्छा समझ आ रही। ओके, एक सवाल उठाया किसी सवाल उठाने वाले ने, आपको पता है लोग तो नहीं छोड़ते किसी को, तो किसी ने पूछा ये मार्केट वैल्यू क्या होती है, और चल तीनों मार्केट वैल्यू तो नहीं पता, नहीं मैं तो मुझे नहीं पता मार्केट। कहते फिर ठीक है, लॉ में क्या कहते हैं, द मार्केट वैल्यू शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कहते हैं मार्केट वैल्यू ऐसे निकलेगी। हमने कहा बताओ कैसे निकलेगी? कहते बिल्कुल ऐसे, इफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट, इफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट इन इट्स रॉ फॉर्म। कुछ चीजें तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में बिक जाती हैं, यानी आप जो है वो गन्ना उतारो इधर से ऐसे उतार के बस बेच दो। कुछ चीजें तो अपनी रॉ फॉर्म में बिक जाती हैं, कुछ चीजें तो अपनी द मार्केट प्राइस एट द टाइम इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द बिजनेस। तो फिर जिस दिन आप उस गन्ने को बिजनेस में अपने लाए फैक्ट्री में, उस दिन की मार्केट वैल्यू ले लो। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रॉ फॉर्म में नहीं बिकती। मिसाल के तौर पे खोल वाला अखरोट, उसका खोल उतारना पड़ता है, और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, जो आमतौर पे लगाया जाता है ताकि फसल इस काबिल हो जाए कि वो बाजार जा सके, तो फिर बस उसी दिन की फेयर वैल्यू जिस दिन आप उसको अपने बिजनेस में लेकर आए। तो चाहे आपका गन्ना हो जो कि बाजार में किस फॉर्म में बिक रहे, रॉ स्टेट की फॉर्म में, चाहे आपकी कोई ऐसी चीज हो जिस पे आप कोई प्रोसेस परफॉर्म करते हो, जिस पे आप कोई प्रोसेस परफॉर्म करते हो जो आमतौर पे परफॉर्म होता है ताकि वो फसल कहां जा सके, मार्केट में जा सके।
दोनों की मार्केट की प्राइस ले लें। इन एनी अदर केस का क्या मतलब है? वो तो मिन्नू भी पता है, खुल के गाली। इसका क्या मतलब है इन एनी अदर केस का? इन एनी अदर केस का मतलब है, ऊपर वाली लाइन लिखे ना, इफ प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन मार्केट। अगर प्रोड्यूस मार्केट में नहीं बिकती फिर क्या करें? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो है वो पाकिस्तान में एवोकाडो लगाएं। एवोकाडो है पाकिस्तान में? चलें फिर फर्ज करें आप पाकिस्तान में एवोकाडो लगाएं, काडो काडो। तो अगर आप पाकिस्तान में एवोकाडो लगाएं, मिसाल के तौर पे आप ले आए, आपके उग भी गए लकीली, ठीक है, कोई अजवा खजूर ले आया मिसाल के तौर पे, उग भी गई पाकिस्तान में, चलो हो सकते है उगती भी हो कहीं, पता नहीं। तो आप कोई ऐसी चीज पाकिस्तान में लाए जो आप पहली दफा लाए हैं, क्योंकि आप खुद अजूबा हैं, आप कोई चीज पहली दफा पाकिस्तान में लाए हैं। अब उसकी तो मार्केट में कीमत पता चल ही नहीं रही, क्या करें? द मार्केट प्राइस एट द टाइम, मार्केट में लेके जा रहे हैं, मार्केट वाले बेच गए, काडो है वो, चलो खा के देखने, हर कोई कहता है खा के देखने, आप मैं बाजार लेके जाना ही छोड़ दिया, छड्डो यार सारे तुसी खा जाने। अब कोई चीज ऐसी आपने बना ली है जो मार्केट में नहीं बिक रही, तो क्या करें? फिर ऐसी सूरत में इस तरह कॉस्ट निकालें, एक्चुअल कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। फिर आप एक्चुअल कल्टीवेशन एक्सपेंसेस लें, फिर नॉट का लफ्ज नहीं, फिर एक्चुअल कल्टीवेशन एक्सपेंसेस लें। फिर आप देखें उसका सीड कितने का था, उसका पानी कितने का लगा, उसमें सुंडी मार स्प्रे कितने का लगा, और जिस जमीन के ऊपर आपने उगाया उसका किराया कितना है, ये सारा जमा करें। ये उसकी सॉर्ट ऑफ कॉस्ट ही निकल आएगी, लेकिन जबरदस्ती इसको फेयर वैल्यू ले लो। तो कल जिस चीज से हम मना कर रहे थे, आज उस चीज की तरफ मजबूरी में आना पड़ा, लेकिन उस मजबूरी में आने की वजह क्या बनी? हमारी ख्वाहिश या मजबूरी? मजबूरी में आने की वजह मजबूरी बनी। इफ प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड इन मार्केट, अगर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रही, एवोकाडो, अच्छा यही तो बात है, कहते हैं एवोकाडो है क्या, यही तो बात है। अब जाके सर्च करेगा कि ये पाकिस्तान में नहीं है, अब मैं आला तालीम हासिल करके इसको खाने कहां जाऊं? यही तो बात है मेरे भाई, यही तो बात है, यही तो बात है, ये तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। एवोकाडो एवोकाडो अगर आपको पता होता तो फिर हमने क्यों मिसाल देनी थी? अगर हम इधर सेब मिसाल देते तो आप हंसते इनको ये भी नहीं पता सेब बाजार में बिकता है सीए कर लिए, ये भी नहीं पता इनको, तो इसलिए तो हमने एवोकाडो की मिसाल दी है। इसको क्लास से काटो। मार्केट प्राइस इज सम ऑफ, मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी? नंबर 1, द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस, सुंडी मार स्प्रे। आपको पता है ये फसलों में भी आ जाती हैं, जान नहीं छोड़ती हमारी, हर जगह आ जाती हैं सुंडियां। देखो क्यों, आपके इलाके में भी आई नहीं आजकल? अच्छा, द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन एंड द लैंड रेंट पेड फॉर द एरिया इन विच प्रोड्यूस इज ग्रोन, और उस एरिया की लैंड का किराया जहां पे प्रोड्यूस ग्रोन हो रही है, ये मैं बताने लगा हूं। पानी का खर्चा वगैरह। अच्छा, एक सवाल हो सकता है कि अगर लैंड अपनी हो तो ये किराया डालेंगे या नहीं? भाई फिर भी डालेंगे। उसने ये नहीं लिखा लैंड रेंट पेड फॉर ओवर लैंड, उसने लिखे लैंड रेंट पेड इन द एरिया इन विच प्रोड्यूसेस। अगर आप अपनी लैंड अपनी है आपकी, फिर भी आप लैंड का किराया डालें, क्योंकि वो कॉस्ट को थोड़ा सा हैवी करवाना चाह रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट दे वो। तो इसलिए लैंड आपकी चाहे किराए की है फिर भी लैंड का किराया डालें, और चाहे लैंड आपकी किराए की अपनी है फिर भी लैंड का किराया डालें। बहरहाल इस मजबूरी में हमें कब पढ़ना पड़ेगा? कल तो हमने पढ़ लिया था कि मार्केट वैल्यू लेनी है, ये खर्चे इग्नोर करने हैं। जब मार्केट वैल्यू अवेलेबल हो तो मार्केट वैल्यू लें, ये खर्चे ना लें सवाल में गिवन भी हो तो। आज तक वैसे गिवन भी कभी नहीं हुए, 2 सवाल आपने देख लिए हैं। और अगर मार्केट वैल्यू चीज की अवेलेबल नहीं है तो फिर ये वाले खर्चे ले लें, और ये वाले खर्चे लेके इनका नाम क्या रख दें? मार्केट प्राइस। तो ये तो जाहिरी बात है, ये हम
मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी को क्या कहते हैं अंग्रेज? क्या कहते हैं अंग्रेज मजबूरी को? हाँ, बफलो ब्राउन। क्या बोल रहे हैं? बफलो ब्राउन? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अंग्रेज मजबूरी को क्या कहते हैं? मज और बोरी कह रहे हो आप, वो तो ये कह रहे होगे ना इस कॉन्टेक्स्ट में। हाइब्रिड में लास्ट रो में आराम आराम से क्यों बातें करें, ऊंची ऊंची करें ना, इससे जरा सबको पता चलेगा बातें हो रही हैं। ये हद होती है वैसे। मोहतरम, ऐसे इंडिविजुअल जो कि एंटाइटल्ड हैं प्रिविलेजेस के लिए अंडर डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट एंड यूनाइटेड नेशन एक्ट शेल बी एग्जेम्प्ट। कुछ लोग बाहर के मुल्कों से आते हैं, उनको डिप्लोमेट्स कहा जाता है। डिप्लोमेट्स वगैरह, काउंसलर्स वगैरह यूनाइटेड नेशन एक्ट के अंदर या डिप्लोमेटिक एक्ट के अंदर हमने कहा हुआ है कि उनकी इनकम माफ़ है तो माफ़ है। तो बस इसी हद तक आपने याद करना है। और इसमें क्या है, तो बाहर के मुल्क से अगर कोई लोग आए और गवर्नमेंट ने कहा कि आपको यूनाइटेड नेशन के कानून के तहत आपकी इनकम हम माफ़ कर रहे हैं तो माफ़ कर दीजिएगा। अब इससे ज़्यादा तो ये कुछ नहीं है इसमें। आगे पढ़ें। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हिज पुरानी नौकरी इन यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान का कोई बंदा अगर यूनाइटेड नेशंस में बाहर के मुल्क नौकरी करने चला गया, अब वो पाकिस्तान वापस आ गया है, उसको जो पेंशन मिल रही है, कल के टेस्ट में हमने पढ़ा था कि पेंशन 5 महीने की मिल रही थी। कल के टर्म टेस्ट की डिस्कशन, कौन लोग थे जो जवाब दे रहे थे साथ साथ? 3-4 लोग थे। एक आप थे, आपका क्या नाम था? फहद, माशाल्लाह। आपका नाम? सफीर, हाँ। और एक दो और बंदे बोल रहे थे साथ साथ। तो ये कल के टेस्ट में फहद भाई और सफीर भाई, आपको याद होगा हमने बात की थी कि पेंशन मिलना शुरू होती है रिटायरमेंट के बाद, इसलिए कल के टर्म टेस्ट की डिस्कशन में हमने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया था। अभी तो पता नहीं आपको क्या क्या बताएंगे हमने टर्म टेस्ट में क्या क्या डिस्कस किया था। शर्म तुमको मगर नहीं आती। चीजों को जब आप पेंडिंग करते हैं ना, ये टेस्ट में बाद में दे दूंगा, ये मैं बाद में भी अटेंड कर सकता हूँ, बाद में नहीं होता। बाद के अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। बाद में क्या क्या सोचा हुआ था, चैप्टर 4 को के बारे में सोचा हुआ था, जब प्रॉपर्टी पढ़े थे यार, उसको ना किसी दिन रिवाइज करेंगे। चैप्टर 4 को प्रॉपर्टी, जब कैपिटल गेन पे चले गए ना यार, प्रॉपर्टी चैप्टर 4 ना किसी दिन रिवाइज करना है, जरा पक्का हो जाए। आप जब देखते हैं रिवीजन, चलो कम से कम अब ये वाला तो साथ साथ कर लो जब हो रहा है। अभी सेल्स टैक्स में से कोई 30 नंबर का सवाल आता है, कुछ पहले 3 चैप्टरों में से 7-8 नंबर, 40 नंबर वो हैं। अभी तो इनकम टैक्स के अंदर हमने इतना पढ़ना है कि 10-15 अभी उसमें आ जाने हैं। तो जितना अभी हमने सिलेबस पढ़ने हैं उसमें से भी पेपर में 50 नंबर का आना है। अभी भी अगर कोई नॉन सीरियस हो जाए तो टाइम मौजूद है। अभी तो हमने इतना पढ़ना है। हाँ, पिछला पढ़ लिया है वो अपनी जगह, वो भी थोड़ा बहुत आपको आता है। पिछले में से भी 50 में से 10-20 आप ले ही लेंगे, लेकिन अगले में से 50 में से तो 49 लेना कम से कम, ताकि कुछ 70 तक पहुंचे। 70 की नियत करेंगे तो 65 आएंगे या 55 आएंगे। नियत ही 51 की करेंगे तो फिर तो मसला ही है ना। अच्छा, बस सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट की नियत कर लें, इंशाल्लाह 50 तक आ ही जाएंगे। अच्छा, एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ सिटीजन हो, तो पेंडिंग ना किया करें चीजों को, ये मैं कल कर लूंगा। कितने लोग इस तरह छोड़ दिए? कल इंशाल्लाह जरा आज। द पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हिज पुरानी नौकरी इन द, आप यूनाइटेड नेशन में पहले नौकर थे, अब पाकिस्तान वापस आ गए, आपको पेंशन मिल रही है, ये पेंशन माफ है। इट विल बी, ये मोबाइल इनका तोड़ दें इसको। इट विल बी, घर वालों को बता रहे हैं ये माफ है। इट विल बी एग्जेम्प्ट इफ द पर्सन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वाज। अच्छा, इसके लिए एक बड़ी अजीब शर्त है, आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी सैलरी भी माफ थी जब आप नौकरी करते थे यूनाइटेड नेशन में, फिर ये पेंशन माफ है। और जब आप यूनाइटेड नेशन में 10 साल नौकरी करते रहे, अगर उस वक्त सैलरी माफ नहीं थी तो आज पेंशन भी माफ नहीं है। लेकिन अगर आप 10 साल नौकरी करते रहे, उस वक्त सैलरी माफ थी, तो आज मिलने वाली पेंशन भी माफ है। क्या चीज? ये डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में आके जो मर्जी इनकम कमाए सारी माफ है। आगे चलें।
फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। लास्ट टाइम जब आप गए थे जर्मनी की एम्बेसी में, याद है? पिछले साल गए थे ना आप लोग? तो जर्मनी की एम्बेसी में वो जो बंदा बैठा हुआ था सिम्पसन, याद है ना? डोनाल्ड था नहीं, सिम्पसन था। सिम्पसन बैठा हुआ था, सिम्पसन बैठा हुआ था। आपने कहा था जरा खड़े हो मेरी रिस्पेक्ट में। तो यार हंसते हो आप लोग बातों में, ऐसे ना क्या करो यार, तो वो जो ज्यादा हो गई। चलो ख्वाब में लास्ट ईयर जब आप जर्मनी की एम्बेसी में गए थे तो वहां सिम्पसन से मुलाकात हुई थी। सिम्पसन को जो सैलरी मिल रही है, वो बाल सेट कर ले तू, मैं भी करा, मेरे है नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि सिम्पसन को जो सैलरी मिल रही है वो ज्यादा चांस क्या होगा, पाकिस्तान वाले सैलरी दे रहे हैं या जर्मनी वाले दे रहे होंगे? जर्मनी वाले दे रहे होंगे। वो बंदों को ना ऐसे देखता है कि जर्मनी जाने के काबिल है या नहीं, फिर बंदे को ऐसे करते हैं, फिर देखते हैं ये जर्मनी जाने के काबिल है या नहीं। उसका यही काम है ना, बंदों को देखता है। गुस्सा क्यों कर रहे हो? सिम्पसन रिश्तेदार है तुम्हारा, तो वो देखता है कि बंदा जर्मनी जाने के काबिल है या नहीं। ठीक है, जैसे हम बाहर वालों को देखते हैं कि पाकिस्तान बुलाने के काबिल है या नहीं। तो उसकी सैलरी माफ है अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं। कितनी शर्तें पूरी हो जाएं? 3 शर्तें पूरी हो जाएं। नंबर 1, पहली शर्त यह है कि वो जर्मनी का सिटीजन हो। वो जर्मनी का क्या हो? सिटीजन हो। दूसरी शर्त यह है कि वो पाकिस्तान में वही वाली सर्विसेज, उठाए ना, क्लास हो रही है, उठा दें। दूसरी शर्त यह है कि वो पाकिस्तान में वही वाली सर्विसेज दे रहा हो जो जर्मनी में असलम दे रहा है। हो सकता है जर्मनी में हमने कोई असलम भेजा हो, वो जर्मनी वाला जब पाकिस्तान आना चाहता हो तो हम उसको भी जरा चेक करते हैं कि भाई तू बड़ा जर्मन बना फिरता है, तुझे ऐसे तो नहीं हम पेशावर की गलियों में, लाहौर की गलियों में, गुजरांवाला गलियों में छोड़ सकते, तो जरा चेक करके भेजेंगे हम। तो तीसरी बात नहायत ही बच्चों वाली बात है और ये लॉ मेकर को डालनी नहीं चाहिए थी, ये तो मुझे करते हुए भी शर्म आ रही है, तो आपको याद करते हुए कितनी शर्म आएगी, और पेपर में लिखते हुए तो आप डूब ही जाएंगे उस शर्म के अंदर। तीसरी बात इतनी अजीब बात है, मैं क्या करूं आपके साथ। कहते हैं कि हम ना सिम्पसन की सैलरी तब माफ करेंगे जब हमारे असलम की सैलरी तुम उधर माफ करना। ये तो बच्चों वाली बात है ना कि मैं तुम्हें तब चाय पिलाऊंगा जब तुमने मुझे चाय पिलाई हो, वरना मैं भी नहीं पिलाऊंगा। ये तो ऐसी अजीब सी बात है, पढ़ाते हैं को भी दिल नहीं चाहता। फॉलोइंग आर द कंडीशंस, ये आप लोगों ने रिमूव करवानी है लॉ से। इतने कंजूस हैं पाकिस्तानी लोग। फॉलोइंग काट दें, फॉलोइंग आर द कंडीशन। सैलरी रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय किसका है? फॉरेन गवर्नमेंट का। सैलरी रिसीव्ड बाय फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू फॉरेन गवर्नमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फॉलोइंग आर द, तो जर्मनी की एम्बेसी में, एम्बेसी की स्पेलिंग ठीक है, मैं तो कभी गया नहीं, सही है एम्बेसी की स्पेलिंग? जर्मनी की एम्बेसी में सिम्पसन बैठा हुआ है। सिम्पसन जेसिका का बेटा, अच्छा मार्गरेट का बेटा, मार्गरेट जो आई हुई थी वो पिछले दिन, वो वाली मार्गरेट जो कल के सवाल में आई हुई थी। अच्छा, सैलरी रिसीव्ड बाय जर्मनी एम्बेसडर सिम्पसन वर्ल्ड डोनाल्ड नहीं, वर्ल्ड डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं बोला मैंने। सैलरी रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू फॉरेन गवर्नमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट। द एम्प्लॉय इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। सिम्पसन किसका एम्प्लॉय है? फॉरेन कंट्री का, जर्मनी का, और इसके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं है। नादरा वालों ने इसको आईडी कार्ड नहीं दिया हुआ, तो बाहर से ही लाया हुआ ये अपना आईडी कार्ड। एम्प्लॉय परफॉर्म्स द सिमिलर सर्विसेज। सिम्पसन यहां पे वही हरकतें कर रहा है जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बाहर के मुल्क में हरकतें कर रहा है। और तीसरी शर्त, बाहर की गवर्नमेंट, तुम याद रखना मेरी बात, तुम भी माफ कर दो ना, मान जाओ ना, तुम भी माफ कर दो। मेरे असलम की सैलरी हमने भेजा उसे, अगर तुम माफ कर दोगी तो हम सिम्पसन की भी माफ कर देंगे, और अगर तुम माफ नहीं करोगे तो हम भी माफ नहीं करेंगे। लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। तवा नाई का मतलब जिस तवे पे नाई हो, क्या वेले बैठे होते थे। ईद आई जमाने में बबलू फिसल गया,
फिक्रा नहीं पूरा करा मैं। क्या किस पे? ये तो खास तौर पे उसने बता दिया ना, बस इसी पे जब खास बात आती है फिर आम तो नहीं लगेगी। चैप्टर 18 निकालें, चैप्टर 18 निकालें। ये साथ वाले को मुस्कुराते रहा करें थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये एक आम रस टॉफी ना 2-4 रख लें अपने बैग में, थोड़ी देर इसका मुंह बने ना, बेटा ये ले, उसका मुंह में मुंह खोल के ये ले। ये उदास लोगों के साथ ही जिंदगी गुजरती है हमारी, मुंह बना के। और अजीब वैसे लोग आ रहे हैं आजकल दुनिया में, ये मुस्कुराते रहा करें भाई। आ जाए पेज 483 पे। अहमद असगर owns an industrial undertaking, chapter 18। अहमद असगर owns an industrial undertaking under the name and style, इसके स्टाइल ही नहीं खत्म होते, of Asgar and Company, which is engaged in the business of manufacturing pharmaceutical products. Following information is available for the year ended 31 दिसंबर 2001। नहीं मिलेगा सफा उतनी देर में, हमने पहले एडजस्टमेंट भी कर लेनी है। पेज 483। सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, मार्केटिंग आ रही है, अदर इनकम आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। ओ मैन बबलूस, इसकी सेल 100 मिलियन से ज्यादा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसकी सेल 100 मिलियन से ज्यादा है। तो हमें एक सेक्शन पढ़ा था मिनिमम टैक्स, इसका जितना भी टैक्स आया गवर्नमेंट कहेगी कम से कम सेल का 1 पॉइंट। इतना जज्बा बन गया हमारा, लेकिन आगे लिखा हुआ था इग्नोर मिनिमम टैक्स का सेक्शन। ठीक है, फिर सेल पे 1.25 ना लगाइएगा। लगाने को दिल चाह रहा था, ऐसे ऐसे राल टपक रही थी हमारी, ऐसे राल टपक रही थी हमारी, हमने साफ की और उसके बाद हमने फिर जाके देखा, उन्होंने कहा इग्नोर मिनिमम टैक्स। हमारा तो दिल चाह रहा था सेल पे 1.25 लगाने को। सर कहाँ की बातें करें, हमें यहाँ पे याद भी नहीं आना था, जान रहे हमने सेल पे 1.25 लगाना था, हम प्रॉफिट पे चैप्टर 4 लगा दे। बड़ी बात है, किहड़े पिंडों आए हो तुसी, सेल पे 1.25। अच्छा जी, चलें जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 2468। दूसरा से फिर से शुरू करेंगे, तीसरे से कर लिया करें वैसे। बैक्टीरिया शैक्टीरिया झाड़ दिया करें साथ वाले के रजिस्टर पे जरा। कौन सी इनकम है माय डियर? इनकम फ्रॉम बिजनेस। माय डियर नेट प्रॉफिट बोलें। 2468 रुपीज इन थाउजेंड है, रुपीज इन मिलियन है? चलो ऊपर लिख लिया करो रुपीज इन थाउजेंड। कुछ बच्चे क्लास के बाद आके पूछते हैं सर पेपर में कैसे न्यूमेरिकल करेंगे? उसके लिए भाई अलग क्लासेस हैं, वो फिर इंशाल्लाह अलग एडमिशन है उसके लिए। वो रॉ मटेरियल 78 लाख का लिया है, उस पर टैक्स नहीं ताता। मैंने तात लो, तो नहीं तातना। ओ भाई तातना तूतना छोड़ो, तुम्हें तातना चाहिए था, नहीं तातना चाहिए था। हाँ, बच्चा तोतला बोल नहीं रहा होता, जबरदस्ती उसको तोतला बुलवाते हैं, वो भी 2-4 दिन में तोतला बोलने लग जाते हैं। बेटा क्या हाल है तुम्हारा? वो भी फिर उसी तरह लग जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, बच्चे तोतले बोलते नहीं, आप लोग बुलवाते हैं उनको हिम्मत करके, बेटा बोलो तोतला तुरंत। अच्छा जी, तुम तात आ रहे हो, वो भी परेशान हो जाते हैं। कहते मैं तुम्हें मानने लगा था। अच्छा जी, पेज नंबर 156 पे हमने पढ़ा था, ये ना बस याद कर लें, परचेज नॉट अलाउड इज लोअर ऑफ परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एंड 20% ऑफ, बस ये रूल होता है।
क्लियर? तो ये रूल होता है, ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। तो ये रूल अब लगाते हैं हम, तो यही कर लिया करेंगे, हम यही कर लिया करेंगे। फॉर्मेट तो हमने सीखा हुआ है। वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2, चलें जी। रॉ मटेरियल 78 लाख का खरीदा है हमने, इस पे टैक्स नहीं काटा। व्हाट इज द परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? 7800। तो माय डियर, व्हाट इज द परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? 7800। टोटल परचेज का 20%। अब टोटल परचेज कहीं नहीं दी हुई ऊपर, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है, इसका तो नहीं ले सकते। ये समझा करें चीजें मोहतरम, अब आप प्लीज सीरियस हो जाएं। हमने 20% टोटल परचेज का लेना है, मजबूरी में इसी का ले लें बस, फिर और कोई परचेज अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी में इसी का ले लें। 20% ऑफ जी, लोअर को हाईलाइट कर दें। चलें जी, वर्किंग नंबर 2 करें। चौथे सफे पे कर रहे हैं, चलें ठीक है। तीसरे पे तो वर्किंग 1 है ना, वर्किंग 1 तो तीसरा पूरा सफा ले जाएगी। चौथे के स्टार्ट में कर लें, चौथे के स्टार्ट में कर लें। मेरे इतने सफे जाया करा दिए, मैं रजिस्टर के एंड से ही शुरू कर देता हूं। अम्मी पहले 2 सफे आज खाली छुड़वा दिए इन्होंने, पता नहीं कल पूरे भी करवाए या नहीं। हर बात अम्मी को नहीं बतानी होती, कुछ अब्बू को भी बतानी होती है। अच्छा, अपने बच्चों से दोस्ती रखिएगा ताकि वो हर बात आपको बताएं। इतना दूर ना कर दीजिएगा कि वो मोहल्ले में जाके बता रहे हो बातें। असल में ये बातें आप लोगों को, अब ये बातें किसी ने बतानी नहीं ना, सीए करने के बाद किसी ने बतानी है। शादी करने से पहले के शादी ट्रेनिंग सेमिनार हो रहे हैं, सुना कोई? हाउ टू बिहेव विद ससुराल एंड हाउ टू डील विद बेगम एंड हाउ टू accept these challenges and how to deal with the challenges in the coming world। ये ना होने की वजह से ही मसले पड़े हैं पूरी दुनिया में। ये कोर्सेज तो होने। अच्छा जी, अकाउंटिंग वालों के डेफिनेशन बोले। पहले भैया, पहले ये उल्टा देना, 1560 तो उल्टा है ना, कितना नॉट अलाउड है? अच्छा एक बात याद रखें, टैक्स ना काटना जुर्म है, लेकिन लॉ मेकर रिलैक्स करता है। परचेजेस में वो इस जुर्म की सजा बहुत थोड़ी दे रहा है। जुर्म आपने 7800 का किया है, सजा वो सिर्फ 1560 दे रहा है। परचेजेस में वो रिलैक्स करता है आपको। क्या करूं मैं, कर रहे वो रिलैक्स। उल्टा दें, ऐड परचेजेस नॉट अलाउड। आप लोगों ने भी इसी तरह टेस्ट में मोती प्रयोग होते हैं ना। वर्किंग 2 1560। चलें जी, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। अकाउंटिंग वाला डिफरेंस कितनी है? 2100। इसको भी ऐड कर दें मेरे ख्याल से। इसकी जगह क्या माइनस कर लेंगे? कितनी क्या अकाउंटिंग वाला डिफरेंस? मजा आना शुरू हो रहा है ना? मुझे तो आ रहा है। दोपहर का खाना नहीं खाएंगे आज। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। अच्छा भाई, अब ये नई चीज है। 2 प्रोविजन हमारे सिलेबस में आया करेंगी। एक आएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी माइनस नहीं हम किया करेंगे, उसकी जगह एक्चुअल बैड डेट माइनस किया करेंगे। और एक आया करेगी प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। प्रोविजन का मतलब होता है अंदाजा। अब वाजे तौर पे सेक्शन 21 में नहीं लिखा हुआ कि प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक नॉट अलाउड है, लेकिन एक जनरल रूल है कि टैक्स वाले प्रोविजंस को नहीं मानते। ये बात सेक्शन 29 में उन्होंने की थी कि हम एक्चुअल बंदा पैसे लेके भाग जाए फिर मानेंगे, हम अंदाजों को नहीं मानते। तो जिस तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम नहीं माना करेंगे, इसी तरह प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक को भी बिजनेस का खर्चा नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रोविजन का लफ्ज एक अंदाजे के लिए इस्तेमाल होता है।
खड़े हो जो। ईद मिलन पार्टी, ईद दे दो यार, मेरे से लेनी है। एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर पड़ा हुआ है 676.5 पेड टू अ लोकल होटल, होटल बोलते हैं आप लोग, हमारे इलाके में तो होटल बोला जाता है, पेड टू अ लोकल होटल फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी। ये तो होल्ड की हुई, इन्होंने होने ही नहीं दी, अच्छा करवा दी है होल्डिंग, मैं समझा शायद होल्ड करके रखी हुई, नहीं करवाने दी। फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी फॉर द एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज। हमने ये पढ़ा था कि इंटरटेनमेंट में, हाइब्रिड में चौथी रो में बातें भी होती हैं, एंटरटेनमेंट में साथ साथ चलता रहता है। हमने ये पढ़ा था इंटरटेनमेंट के अंदर जो है वो एम्प्लॉइज की मीटिंग्स और शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स और एजेंट्स की मीटिंग्स वगैरह अलाउड हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉइज के साथ उसकी फैमिलीज भी आ जाएं तो भाई ये खर्चा भी अलाउड हुआ करेगा। इसकी वजह सुन लें, वरना फिर वहां मुश्किल हो जाएगा कि कमिश्नर कोई बंदा भेजेगा, वो देखेगा कि शोहर ने गर्दन की बोटी डाली, बेगम ने लेग पीस डाला, तो शोहर गर्दन की बोटी अलाउड कर दो, लेग पीस नॉट अलाउड कर दो, वो तो बहुत ज्यादा डिटेल में बातें चली जाएंगी। इसलिए जनरली जो चल रहा है आजकल वो ये चल रहा है कि खानदान वालों को भी ले आया करो, जैसे आप लोग नहीं करते थे वन डिश पार्टी, आप अपने भाई को ले आते थे, लोग खाने को चीजें लाते थे, हम अपने भाई को ले जाते थे, तो ये लोग अपनी फैमिलियों को साथ ले आए हैं। तो कोई नहीं, हल्का फुल्का चलता है, लॉ मेकर कहता है फैमिलीज भी आ जाएं तो खैर है, कोई मसला नहीं। तो भाई इसलिए इसको ना अलाउड कर दें पूरा। लेकिन अगर खुदा ना खासा पेपर में लिख दे कि इसमें 3 लाख का की बोटियां बंदे खा के गए हैं और उनकी फैमिलियां जो है वो 3,76,000 की बोटियां खा के गई हैं, फिर भी कुछ ना कीजिएगा, फिर भी सारा अलाउड कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं, खैर है, हल्का फुल्का चलता है, तो ये अलाउड है भाई। अब आप ऐसा करें, कम से कम कोई 8-9 लाइनें छोड़ के, कम से कम कोई 8, अच्छा आप लोगों का रजिस्टर है, फिर आप लोगों ने लड़ना है मेरे से, तो पेपर में एहतियातन हम 10-11 लाइनें छोड़ देंगे, लेकिन आज मैं सोल्यूशन देख लेता हूं ताकि मैं आपको बता दूं कि आपने लाइनें कितनी छोड़नी है ऐड वाली साइड पे, ताकि आपको मसला ही ना हो। ओ ऐड वाली साइड पे तो लाइनें ही आगे 3-4 हैं, तो ठीक खुला खुला करके फिर आप ऐसा करें, आप 4 लाइनें छोड़ दें ऐड वाली साइड पे और लेस वाली साइड पे आ जाएं। लेस वाली साइड पे ईद मिलन माइनस हो चुकी है या नहीं हुई? खर्चों में पड़ी है, पड़ी होने की वजह से माइनस, तो हम क्या कहेंगे, अच्छा किया माइनस कर लिया अंजाम। ईद मिलन ईद मिलन, तो इसको अलाउड कर दें माय डियर। आगे चलें। हो ये जरा पढ़ें यार, ये तो बड़ी लंबी बात है, ये तसल्ली से जरा पढ़िएगा। ये पढ़ के कोई मुहावरा बोलें, उसमें मैं इनाम दूंगा अगर मुझे मुहावरा पसंद आया आपका। मुहावरा उर्दू का बोलें या अंग्रेजी का, जो मर्जी बोलें। कर लो गलते फड़ लो, कर नहीं मजे का नहीं भाई। 4 लाइनें पढ़ी, एंड पे निकला कुछ भी नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। बड़े शौक से पहाड़ खोदने गए थे, अंदर से पता नहीं सोना निकलेगा क्या निकलेगा, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, चूहा निकल रहे थे उसके बैग से हम। तो इतना बड़ा पढ़ के पता चला कि ये पेनल्टी अलाउड है या नॉट अलाउड है? अलाउड है। क्यों? क्योंकि किसको पे की है? अगर गवर्नमेंट को पे की होती तो। लेकिन सवाल वाले की तरह अंग्रेजियां देखें, कहते हैं मैंने 12,35,000 पे किए कस्टमर को, क्योंकि मैंने उसको जुर्माना पे किया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वैक्सीन्स के बेचने का। कहते हैं लेबोरेटरी टेस्ट और अंदर ही अंदर की इन्वेस्टिगेशंस ने यह बताया था कि इस वैक्सीन के अंदर बहुत ज़्यादा गंद मारा हुआ था हमने, और एक्सेप्टेबल लेवल से भी ज़्यादा गंद मारा हुआ था, जैसा कि उससे एग्री हुआ था। अब इतनी लंबी कहानी पढ़ के पता चला कि ये गवर्नमेंट को फाइन पे नहीं किया, तो बोले खोदा पहाड़ वो भी मावा। बस ठीक है, ये फाइन है, अलाउड है। हाइब्रिड में सेकंड रो में इनको बता दें क्लास कैसे लेते हैं, कि क्लास कैसे लेते हैं कि भी क्लास होनी चाहिए। आज 4 बजे इंशाल्लाह जूम मीटिंग करते हैं जी हम,
ऑनलाइन लाइव जूम मीटिंग, हाउ टू टेक क्लास इन क्लास, क्लास में क्लास लेने का तरीका। तो फाइन को भाई माइनस कर दें, 0 लिख के दोबारा माइनस कर दें तो डबल माइनस हो जाएगा ना, तो इसको लेस वाली साइड पे शो कर दें। और अगर ये फाइन टू गवर्नमेंट होता तो फिर हम इसको उल्टा देते। आई कैप आसान सवाल दे रहे हैं या ओके ओके सवाल दे रहे हैं? आसान सवाल दे रहे हैं। ओए डोनेशन दे दिया हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, ये तो बिजनेस का जेन्युइन खर्चा है भाई। डोनेशन एडमिन सेलिंग में पड़ी होनी चाहिए या न्यूमेरिकल के फेस पर जाके माइनस होगी? ज़कात एडमिन सेलिंग में पड़ी होनी चाहिए या न्यूमेरिकल के फेस पर माइनस होगी? एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन बिजनेस के खर्चों में पड़े होने चाहिए या फेस पे जाकर माइनस होंगे? फेस पे जाकर माइनस होंगे। अगर हमने कोई टैक्स पे कर दिया एडवांस टैक्स, वो एडमिन सेलिंग में पड़ा होना चाहिए या फेस पे जाकर माइनस होगा? फेस पे जाकर माइनस होगा। 4 दफे ऐसे करें, फेस पे जाकर माइनस होगा, फेस पे जाकर माइनस होगा। तो बताइए ये जो डोनेशन है ये बिजनेस के खर्चों में पड़ी होनी चाहिए या फेस पे जाकर माइनस होगी? अब गर्दन को दबा दें साथ वाले की, उसकी थक गई है गर्दन। तो भाई ये गला दबा दें चपेड़। वालिदैन का हीरा है, उसको तंग ना किया करो। आजकल थोड़ा सा जरा मट्टी मुट्टी चढ़ी हुई है तो लाहौर की हवा लग जाती है, बहुत बताना पड़ता है अपने आप को, इसके लगी हुई है कहते हैं लाहौर की हवा लग जाती है। ये सेल फोन कुछ लोगों के लिए हेलफोन बन जाने हैं। डोनेशन एक ने मुंह हिला दिया, समझ आ गई है मुझे, आइंदा नहीं इंशाल्लाह। डोनेशन कुछ कर नहीं सकेंगे ना, तौबा किए बगैर चलेगा तो मसला तो भाई बहुत बड़ा है। अच्छा, डोनेशन बिजनेस का खर्चा है या टैक्स क्रेडिट मिलना है, इसलिए इसको बिजनेस के खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड ना करें। माइनस हो चुकी है तो क्या कर दें? मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये आपने कैश में पे किए हैं टू वन ऑफ सेल्समैन फॉर एक्सीडिंग हिज सेल्स टारगेट। फिलहाल ना इस पे एक डिटेल डिस्कशन है, जो टाइम मिला तो कल करेंगे वरना किसी दिन करेंगे। असल में मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है ना फार्मास्यूटिकल के लिए, उनके लिए एक अलग रूल बना हुआ है। वो रूल फिलहाल मैं नहीं लगाना चाह रहा। और फिलहाल याद रखिएगा ये कैश में पे हो गए हैं। किस में पे हो गए हैं? कैश में पे हो गए हैं। कैश में पे होना भी जुर्म है, कैश में पे होना भी जुर्म है। फिलहाल इसको उल्टा दें, वजह इंशाल्लाह कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलें आप ऐसा करें, मार्केटिंग एक्सपेंस लिख के ना 1-2 लाइन अभी खाली छोड़ दें, कल डिस्कस करेंगे इसको। आगे चलें तो 1 लाइन बस खाली छोड़ दें मार्केटिंग एक्सपेंस लिख के। ओए अदर इनकम में कुछ चीजें पड़ी हैं, अदर इनकम में कुछ चीजें पड़ी हैं। अदर इनकम में डिविडेंड पड़े 174 का, खुदा के लिए आगे ना पड़ा करें, पहले इसे उल्टाया करें। पहले इसको उल्टाएंगे किसको? जो पड़ा है। और पड़ा कितना है? 170। उल्टाया उसको करें जो पड़ा हो। कुछ बच्चे ना इन आगे पूरा फिक्रा पढ़ के पता नहीं क्या उल्टा रहे होते हैं, फिर उनको खुद नहीं पता चल रहा होता, उल्टा के खुद उलट जाते हैं फिर। तो उल्टाना क्या है? जो पड़ा है। कल टर्म टेस्ट की डिस्कशन में बार बार हमने क्या बोला था? उल्टाना क्या है? जो पड़ा है। तो उल्टाएं जी, ऐसी थोड़ी थोड़ी तंग करना होता है आपको, पर समझ तो आपको भी आ रहा है उल्टाना है इसको। डिविडेंड उल्टाएं। अच्छा भाई, इसको उल्टाने का मकसद ये है कि ये मेरी बिजनेस इनकम नहीं है, और माइनस करने की लॉजिक ये है कि अदर इनकम में प्लस साइन के साथ पड़ा हुआ था। याद रखिएगा ये जो खर्चे हैं ना, खर्चे ये माइनस हो गए होते हैं, और अदर इनकम्स क्या होगी होती हैं? ऐड होगी होती हैं। दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर 15% टैक्स डिडक्शन एंड आफ्टर 30,000 ज़कात डिडक्शन। यानी इस तक पहुंचते हुए वर्किंग नंबर 3,
नेट डिविडेंड कितना है? नेट ग्रॉस माइनस 15% ऑफ 15% टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट माइनस ज़कात। नेट डिविडेंड बोलें 174। अच्छा, कोई बंदा, आप मुझे यहां तक लिख के पहले, कोई बंदा मुझे यह बताए कि 174 के साथ फुल स्टॉप के आगे लिखा क्या हुआ है? हाथ खड़ा करके आप बोलो, 174 के आगे फुल स्टॉप के आगे क्या लिखा हुआ है? दिस अमाउंट वॉज रिसीव्ड। रिसीव्ड या अर्नड? रिसीव्ड होते कट कटा के। दिस अमाउंट वॉज रिसीव्ड, आगे बोलो, फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी, छोड़ो आगे, आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड ज़कात। टैक्स और ज़कात कट के मिला है। तो ये कट कटा के मिला है या ये वो पैसे हैं जो बने थे हमारे? ये बने तो पता नहीं कितने थे, ये बने हैं, ये मिल रहे हैं, ये बने हैं, ये मिल रहे हैं, ये अर्न किए या नेट मिले हैं। ग्रॉस डिविडेंड को एज्यूम कर लें एक्स माइनस 15% ऑफ एक्स माइनस एग्जैक्ट 30। ग्रॉस डिविडेंड, इसको अभी फेस पे ले जाएं या कल फेस पे लेके जाएंगे? मैं ले जाऊंगा कल व्हाइट बोर्ड पे, कल इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, अकल के कच्चों, समझ आ गई? ओके। भाई मैं सीरियसली बता रहा हूं, आगे टाइम टूम कोई नहीं है। अभी तो आपने वो जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन पाकिस्तान 1% 2% उसको नहीं अच्छी तरह रिवाइज किया था परसों जाके, तो अगले का कहाँ से आप लोगों ने फिर संभालना है? तो अब जो टाइम है 1.5-2 घंटा आज वाला पढ़ा करें, आधा घंटा पिछले वाले 2-2 करके चैप्टर एक एक करके चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर दें। चैप्टर 1 मिसाल के तौर पे एक दिन में कर लिया, चैप्टर 4 एक दिन में, कैपिटल गेन एक दिन में, प्रॉपर्टी एक दिन में, बिजनेस का चैप्टर 3 दिन में कर लिया, सैलरी 3-4 दिन में कर ली। इस तरह करके अभी से रिवाइज करना शुरू कर दें, वरना वही होगा पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, हाईब्रिड में सेकंड रास्तों में बातें। अच्छा भाईजान गेन आया है 6,60,000 का ऑन सेल ऑफ शेयर्स। ओ भाई आगे ना पढ़ो, मुझे बताओ पड़ा कितना है? अदर इनकम में पड़ा कितना है? 6,60,000। इसको जरा निकालें, साथ वाले को जरा साइड पे करें, इसको निकालें। क्या नाम है इसका? गेन। लो जी, साडा काला पेन ही नहीं चल रहा, चलो खैर है। कितना? 600 660 निकाल दें। हम इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट करके काला पेन चला सकते हैं, लेकिन अब टाइम नहीं है हमारे पास इतना। तो गेन को निकाल दें आप लोग। निकाल दिया, चलें आगे। ये कंपनी पब्लिक है प्राइवेट है? प्राइवेट है भाई। नाम पे ना जाओ, काम पे जाओ, नाम पे ना जाओ, काम पे जाओ। 60% ऑफ द शेयर्स आर ओन्ड बाय। अगर किसी कंपनी के 60% शेयर्स ओन फेडरल गवर्नमेंट कर ले तो ये कंपनी प्राइवेट होती है या पब्लिक होती है? पब्लिक होती है। और पब्लिक होती है तो फिर ये सेक्शन 37A में सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में गिरती है। लेकिन इस पे नोशनल एक्सपेंसेस माइनस नहीं होंगे बिकॉज ये लिस्टेड नहीं है। लेकिन क्योंकि 60% शेयर्स गवर्नमेंट खरीद रही है, इसलिए ये कंपनी क्या है? पब्लिक। पब्लिक होने की वजह से ये सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फॉल करती है। इस वजह से ये कौन सी इनकम होगी? सेपरेट ब्लॉक।
अच्छा, इसके लिए अब वर्किंग नंबर 4 करने की जरूरत है या बस इधर लिख लें कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक फेस पे बस ले जाएंगे कल? और 60 को कुछ आगे निकालने की जरूरत है या निकला हुआ 60? ये गेन ही है ना। आप कुछ वर्किंग करें, जैसे डिविडेंड के लिए भी मेहनत करके की थी वर्किंग, अब कुछ वर्कआउट करें 60 के, अगली लाइन बढ़ के कुछ और करना पड़ा या बस 60 ठीक है? फिलहाल निकाला क्यों है मैंने यहां से 660? क्योंकि वो पड़ा हुआ तो ठीक है, निकाला क्यों है? क्योंकि वो बिजनेस इनकम नहीं है, इसलिए यहां से निकाल दिया। और इसको ले कहां जाएंगे? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओए होए 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 होए, सेकंड लास्ट रो में सोना नहीं। सेकंड हाइब्रिड में प्लीज उठाए ना इनको, ये इस तरह। सेकंड हैंड प्लांट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस। सेकंड हैंड प्लांट कहां से इंपोर्ट किए? एट अ कॉस्ट ऑफ 25 लाख। विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ 1.5 लाख was deducted at the import stage. The plant was installed, AC incurred installation which is included in admin expenses. बताएं जी, इंस्टॉलेशन एडमिन में जानी चाहिए थी या ये हाइब्रिड में? थर्ड लास्ट रो इधर देखें ना, क्लास चल रही है, बैग से क्या निकाल, चलें बुक निकाल लें। अच्छा निकाल, चलें आप इधर देखें भाई, जिधर जो चल रहा हो वो किया करें ना, मैं तो चलें जाएं, अब कल करेंगे। तो आप लोग अटेंटिव ही नहीं होते, जो चल रहा हो उसके साथ मैच ही नहीं कर रहे होती चीजें। मुझे तो समझ नहीं आती कि किसको पढ़ाएं।